Hello everyone, welcome back to our channel राधा कृष्णन एकेडमी एंड आई एम आभा दुबे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आप लोग के लिए ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंट सीरीज़ को लेकर आती हूँ हमेशा। और इस बार मैं आप लोग को ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंट सीरीज़ पार्ट 4 लेकर आई हूँ, क्योंकि इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मैं आपको दे चुकी हूँ। जिन लोगों ने मेरा उस वाले वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट सीरीज़ पार्ट 4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसके ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। भारत में कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आइए फिर जानते हैं कर्नाटक से रिलेटेड कुछ अलग इन्फॉर्मेशन जो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ की भाषा कन्नड़ है और यहाँ का प्रसिद्ध खेल जो खेला जाता है लोगों द्वारा वो क्रिकेट है। और यहाँ पर 4 तरह की ऋतुएं देखने को मिलती हैं। जनवरी फरवरी में आपको शीत ऋतु देखने को मिलेगी। मार्च से लेकर मई तक आपको ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलेगी। जून से सितंबर आपको वर्षा ऋतु यानी कि आपको मॉनसून वाला मौसम देखने को मिलेगा। और उसके बाद में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आपको मानसूनोत्तर काल देखने को मिलेगा। और रही बात कर्नाटक की वेशभूषाओं की, तो यहाँ की महिलाएं धोती मतलब साड़ी पहनती हैं, जिसे यहाँ पे कुछ लोग धोती भी कहते हैं। और जो यहाँ के पुरुष हैं वो धोती पहनते हैं, जिसको वहाँ पर पांचे कहा जाता है, जो वाइट कलर की होती है। यहाँ पर वैसे बेसिकली लोग पंडित वगैरह पहनते हैं, या फिर जिन लोग के यहाँ शादी वगैरह होती है तो वहाँ पे लोग इन सब चीज़ों को, वेशभूषाओं को धारण करते हैं। या फिर कुछ ऐसे कर्मकांड भी किए जाते हैं जिसमें हम लोग धोती को तवज्जो देते हैं। जिस तरह से औरतें मतलब महिलाएं जो हैं वो साड़ी पहनती, उसी तरह से जो पुरुष है वो धोती कुर्ते में ही अधिकतर देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भौगोलिक संकेत से किससे संबंधित है जो सदियों से अद्वितीय भौगोलिक उत्पत्ति एवं विकास से जुड़ा होता है? तो इसके ऑप्शन है पहाड़ियों, पर्वत श्रृंखलाओं, मैदानों और उत्पादों। और इसका राइट आंसर है उत्पादों। मतलब जो भौगोलिक संकेत है वो उत्पादों से रिलेटेड है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? और ये जो आपको बताना है कि म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, वो आपके ये जो 4 ऑप्शन है इसी में से बताना है। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, असम, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर। जब भी आप लोग इंडिया का मैप देखोगे उसमें आपको दिख जाएगा कि जो आपका ये है म्यांमार, उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे आपको मिज़ोरम मिलेगा, नागालैंड मिलेगा, मणिपुर मिलेगा, लेकिन असम नहीं मिलेगा देखने को। ठीक है, तो असम नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन ही पूछा गया था कि म्यांमार के साथ कौन सी सीमा साझा नहीं करती है, तो वो आपका हो गया असम। असम जो है वो वहाँ पे सीमा साझा नहीं करती है। हाँ, हो सकता है असम के अलावा कुछ और भी ऑप्शन दे रखा हो, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ के सॉल्व करिएगा। और दूसरी बात ये है कि जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो मैप आपको याद रहना ज़रूरी, इसलिए आप लोग पहले इंडिया के मैप को देख लीजिए कौन सी जगह कहाँ पे है, ताकि अगर आप लोग को मतलब उसमें जब देखने को मिलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, इससे आप लोग को एक आइडिया रहेगा कि बाई चांस अगर आप भूल जाते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो आपको मैप देखा हुआ होगा तो आप लोग को पहचानने में इतनी ज़्यादा कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी। अब जानते हैं असम से रिलेटेड कुछ अलग इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकती है। असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा शहर है वह है गुवाहाटी। यहाँ की राजभाषा मतलब जो आप नॉर्मल जो वहाँ पे भाषा बोली जाती है, लैंग्वेज वहाँ की असामिया है। और असमी जो असम को वन्यजीव पर्यटन के लिए जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे वनों का काफ़ी अच्छा कलेक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ों की वहाँ पर आपको तादाद देखने को मिलती है। उसके बाद वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, अभयारण्य है और पर्यटन स्थल भी है, इसलिए लोग वहाँ पे जाते हैं। हिल स्टेशन मतलब वहाँ पे जैसे घूमने के लिए चले जाते हैं।
और उसके बाद है असम में मेलों और त्योहारों का राज्य भी इसे माना जाता है। यहाँ पे अनेक प्रकार के त्यौहार यहाँ की समृद्ध संस्कृति, मान्यताओं और उनकी परंपरागत जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि के तौर पे चाय को उगाया जाता है और यहाँ का जो लोक नृत्य है वो बिहू है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोयोमा जलप्रपात किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बोयोमा जलप्रपात के लिए आपको इसमें जो ऑप्शन है वो दे रखे हैं अमेज़न, कांगो, नील, जैर। तो यहाँ का राइट आंसर हो गया जैर। मतलब जो बोयोमा जलप्रपात है वो जैर नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है क्वेश्चन, एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन है अमेज़न, पराना, कोरोनी, इनमें से कोई नहीं। तो एंजल जलप्रपात कोरोनी नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात के लिए आपके पास ऑप्शन है कनाडा, नॉर्वे, वेनेजुएला, इंग्लैंड। तो जो सबसे आपको ऊंचा बताना है विश्व का तो वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला में सबसे ऊंचा जलप्रपात देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? इसके ऑप्शन है फिनलैंड, जर्मनी, थाईलैंड, भारत। तो यहाँ पर आपको पूरे विश्व में पूछा गया है तो वो फिनलैंड है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा झीलें देखने को मिलती हैं। इससे एक मेरे वाले चैनल पे आपका एक वीडियो पड़ा होगा जहाँ पे लिखा है कि मतलब उनके भौगोलिक उपनाम के साथ में उनका पड़ा हुआ है कि उनको भौगोलिक उपनाम में राज्यों को या देशों को किस नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर हम बात करेंगे कि 1000 झीलों का देश कौन सा है, राज्य कौन सा है, तो वो आपका फिनलैंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो इसके ऑप्शन है सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर, बैकाल झील, मृत झील। तो इसका राइट आंसर है कैस्पियन सागर। मतलब कैस्पियन सागर एक ऐसी झील है जो विश्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। अब हम जान लेते हैं कैस्पियन सागर से रिलेटेड कुछ अलग इन्फॉर्मेशन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज। कैस्पियन सागर ऐतिहासिक रूप से काला सागर के द्वारा बॉस्फोरस नहीं, ठीक है, एजियन सागर और इस तरह भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसका खारापन 1.2% है जो विश्व के सभी समुद्रों के कुल खारेपन का 1/3 है। इसलिए याद रखिएगा कि कैस्पियन सागर को ही हम विश्व का सबसे बड़ा झील मानते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। इसके ऑप्शन है मृत सागर, कला सागर, एजियन सागर, कैस्पियन सागर। मृत सागर एक ऐसा सागर है जो कि सबसे गहरा सागर है। इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप ये सोच सकते हो कि हम लोग, एक ह्यूमन बीइंग जब पानी में गहराई की तरफ जाता है तो क्या होता है, उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, मतलब जैसे जैसे वो अंदर की ओर जाएगा, मतलब गहरा जाएगा, गहरा होता जाएगा, अंदर जाता रहेगा, तो वैसे वैसे जो उसकी मृत्यु है वो और पास आती जाएगी, क्योंकि उसको सांस लेने में तकलीफ होगी जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे गहरा पूछा गया है तो गहरा जो होगा वो मृत्यु की तरफ लेकर जाएगा, इसका मतलब मृत सागर होगा। इसको याद करने का एक तरीका ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग को ट्रिक से याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि आपको वो चीज़ याद ही रहे, आप भूल भी सकते हो, है ना। और मोस्टली आप लोग भूल जाते हो, उस टाइम तक नहीं याद रहता है। इसलिए ट्रिक से याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, जैसे हम बता रहे हैं कि सबसे गहरा पूछा गया तो हम लोग को खुद ही ये चीज़ सोचना चाहिए कि जो चीज़ मतलब गहरी है, हम लोग अगर गहरे जगह जाएंगे तो हम लोग की मृत्यु हो जाएगी। उस तरह से गहरा पूछा गया तो गहरा का रिलेशन मृत सागर से, इस तरह से याद रखेंगे तो याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परत की परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समतल मंडल, ओजोन मंडल और क्षोभ मंडल। 4 मंडल है। तो देखो, क्षोभ मंडल को हम लोग मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जानते हैं। उसकी वजह यह है कि जो यहाँ पे इस मंडल में जो जैव
मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र की जो क्रियाएं हैं वो सर्वाधिक यहाँ पे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और मौसमी संबंधी सभी परिवर्तन इसी मंडल के अंदर होते हैं। मतलब जो भी आपके मौसम से रिलेटेड जितने भी मतलब सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं वो इसी मंडल के अंदर ही होते हैं। इसीलिए इसको हम लोग मौसम परिवर्तन के लिए भी परिवर्तन मंडल के नाम से जानते हैं, क्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जलवाष्प, धूल कणों का अधिकांश भाग इसी में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं। इसके ऑप्शन है कपासी, मध्य मेघ, पक्षाभ और स्तरी। तो इसका राइट आंसर है पक्षाभ। मतलब जो रेशेदार आपको बादल देखने को मिलते हैं उन्हें हम पक्षाभ कहते हैं। ये जो बादल होते हैं ये सबसे अधिक ऊंचाई पर लघु हिमकणों, हिमकणों मतलब होता है आइस के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो उससे द्वारा निर्मित उच्च बादल होते हैं जो प्रायः छितराए रूप में रेशम की तरह दिखते हैं। इनका निर्माण छोटे छोटे हिमकणों द्वारा होता है, इसलिए इनसे होकर जब सूर्य की किरणें गुजरती हैं तो यहाँ पे आपको कलर इसका वाइट देखने को मिलता है। और जैसे जैसे शाम होती जाती है उसी तरह से इसमें जो कलर है वो अलग अलग कलर दिखने लगते हैं। मतलब वो तब आपको वहाँ पे वाइट कलर नज़र नहीं आएगा, जैसे कि आपके रेनबो में होता है। रेनबो में आपके 7 कलर्स दिखते हैं, उसी तरह से पक्षाभ में भी आपको शाम के समय में, पक्षाभ बादलों में भी आपको शाम के समय में डिफरेंट कलर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मॉर्निंग की बात करते हैं तो उसमें आपको सिर्फ वाइट कलर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। तो इसके ऑप्शन है चक्षु, परिक्षेत्र, केंद्र, गर्त। और इसका राइट आंसर है चक्षु। मतलब चक्रवात का शांत क्षेत्र चक्षु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती। इनमें से मतलब जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है गोलाकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार, इनमें से कोई नहीं। मतलब जो चक्रवात आता है, चक्करदार हवाओं का समूह जो आता है, वो पूछा गया है कि वो किस शेप में आता है। गोलाकार बिल्कुल नहीं आता है, अंडाकार आता है। अंडाकार मतलब होता है जो गोल भी ना हो और त्रिभुजाकार भी ना हो। अंडा का शेप आप लोगों ने देखा है, एग, तो बस उसी शेप में आता है। एग का शेप कैसा होता है, ऐसे थोड़ा राउंड ओवल शेप में होता है ना। तो उसी तरह से चक्रवात जो है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है, क्योंकि नीचे से ही स्टार्ट होते हैं, तो पहले सबसे पहली जो लेयर आपको नीचे से देखने को मिलेगी वो होती है क्षोभ मंडल। लेकिन फिर भी इसके जो ऑप्शन है एक बार चेक कर लेते हैं। क्षोभ मंडल लिखा हुआ है, समतल मंडल है, आयन मंडल है, मध्य मंडल है। तो मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है कि जो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है वो आपकी क्षोभ मंडल है। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि क्षोभ मंडल को हम लोग परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी मौसम संबंधी क्रियाएं होती हैं वो इसी में आपको देखने को, इसी मंडल में देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं। किस में उड़ते हैं मतलब आपको मंडल में बताना है कि जो आपके 4 मंडल दे रखे रहते हैं, जो मंडल होते हैं ज्योग्राफी में, उनमें से किस मंडल में आपको हवाई जहाज उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इसके ऑप्शन है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल है, समतल मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। तो इसका राइट आंसर है समताप मंडल। एक चीज़ और, समताप मंडल को हम लोग ओजोन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ओजोन की अधिकता देखने को मिलेगी। ठीक है, इस मंडल के निचले भाग में जो आपके जेट वायुयान होते हैं उनको उड़ान भरने के लिए आदर्श दशाएं दे रखी होती हैं, इसीलिए समताप मंडल में ही सारे जो हवाई जहाज वगैरह होते हैं वो उड़ाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। यहाँ बताना है कौन सी पवनें होती हैं। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, समुद्री पवनें, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है व्यापारिक पवनें। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य की
भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो पवनें होती हैं वो व्यापारिक पवनें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? इसके ऑप्शन है आयन मंडल, समतल मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल। तो इसका राइट आंसर हो गया ओजोन मंडल। अभी मैंने आप लोग को समताप मंडल के बारे में बताया है, तो जो समताप मंडल के बारे में वही ओजोन मंडल के बारे में भी है कि ओजोन मंडल को ओजोन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ओजोन की अधिकता अधिक पाई जाती है, और इसको समताप मंडल भी कहते हैं, इसलिए इस चीज़ को याद रखिएगा। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस दिन होती है? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं 3 जनवरी, 22 दिसंबर, 22 सितंबर, 4 जुलाई। तो इसका राइट आंसर है 4 जुलाई। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, नाम से ही लग रहा है द ग्रेट हिमालयन, हिमालयन से ही समझ जाइएगा कि यहाँ पे हिमालय में ये स्थित है। देखिए फिर भी चलिए चेक करते हैं, हिमालय में मतलब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके ऑप्शन देखते हैं, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हिमाचल प्रदेश का राइट आंसर है। और एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि इस तरह से हर चीज़ें याद नहीं की जाती हैं, इसलिए कुछ चीज़ों को ट्रिक से याद करना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसीलिए इसको याद करने की भी ट्रिक ये है कि द ग्रेट हिमालयन, हिमालयन से ही समझ जाइएगा कि यहाँ पे हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ इसमें रही बात हिमाचल प्रदेश की, तो हम आप लोग को हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। देखिए हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है शिमला, ठीक है। यहाँ की जो लैंग्वेज बोली जाती है लोगों द्वारा वो है हिंदी और संस्कृत, ठीक है। यहाँ पर इसको रहस्यों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के रहस्य देखने को मिलते आए हैं, ठीक है। उसके बाद राज्य में स्थित कसोल भारत का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ इजरायली पर्यटक ज़्यादा आना पसंद करते हैं। हिमाचल प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन सिल्क रूट भी मौजूद है जिसका इस्तेमाल चीन, तिब्बत, लद्दाख, कश्मीर जैसे स्थलों पर जाने के लिए होता है। तो बस इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। वैसे राजधानी और लैंग्वेज आपको याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा नहीं भी याद रहेगा तो भी चलेगा। निम्न में से क्या भूगर्भीय चक्र का एक हिस्सा है? मतलब भूगर्भीय चक्र का कौन सा हिस्सा है वो आपको बताना है। चक्र आपके नीचे दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन दे रखा है कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, हाइड्रोलॉजिकल चक्र और नाइट्रोजन चक्र। भूगर्भीय, देखिए इसको भी याद करने का तरीका है। भूगर्भीय, भूगर्भ में है क्या? पानी। भूगर्भ में आपको पानी ही देखने को मिलेगा, तो भूगर्भीय चक्र बोला गया है, तो मतलब पानी का रिलेशन हम किससे कर सकते हैं? हाइड्रोलॉजिकल, क्योंकि हाइड्रो का मतलब ही पानी होता है। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोलॉजिकल और भूगर्भीय एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि भूगर्भीय मतलब होता है भूगर्भ में, अंदर। तो भूगर्भ में मतलब पृथ्वी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? सबसे निचले हिस्से पे। गर्भ का मतलब ही होता है सबसे निचला हिस्सा, ठीक है। तो आपको गर्भ में क्या देखने को मिलता है? पानी। तो इसलिए भूगर्भीय चक्र का रिलेशन किससे होगा? हाइड्रो से, क्योंकि जब हम लोग वाटर को लिखते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्साइड ऐसे करके लिखते हैं, क्योंकि हाइड्रो का मतलब ही होता है कि हम लोग यहाँ पर वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम आप लोग को बता देते हैं इससे रिलेटेड कुछ अलग और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाइड्रोलॉजिकल चक्र। जो हाइड्रोलॉजिकल चक्र है ये जल चक्र है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता, बस रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है। अतः यह प्रकृति में जल संरक्षण के सिद्धांत की व्याख्या है।
जल संरक्षण का सिद्धांत ही यही होता है कि हम लोग जो पृथ्वी पर उपलब्ध जो जल है इसको मतलब ख़त्म नहीं कर सकते, बस एक रूप से दूसरे रूप में इसे बदल सकते हैं, या एक स्थान से दूसरे स्थान या एक भंडार से दूसरे भंडार में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। और यही ऊर्जा संरक्षण का भी नियम होता है कि ऊर्जा को ना तो आप नष्ट कर सकते हो, ना उसे आप बना सकते हो, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में आप उसे परिवर्तित कर सकते हो। तो फिर ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ख़त्म। ठीक है, तो ये आपकी PDF आज हो गई है ख़त्म। इसके बाद ये तो आपकी पार्ट 4 थी, अब हम इसके आगे लाएंगे पार्ट 5 इसका। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में जितने भी आने वाले नोटिफिकेशन हैं वो आपको सबसे पहले देखने को मिले। और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है या आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग वहाँ से हमको दोबारा पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं। ओके, चलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।